Hello friends, good morning all of you and welcome to the best channel Physics Crackers। मैं सोनू कुमार क्लास 11th का वीडियो सिंसियरली अंदाज में लेकर आ रहा हूँ और हम लोग क्लास 11th के अकॉर्डिंग जेई और नीट के अकॉर्डिंग हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम वेक्टर था और वेक्टर चैप्टर के अंतर्गत में हम लोगों ने कल तक पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप किस प्रकार से करते हो। यानी अगर वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। हम लोग वेक्टर में देख रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैंने बताया सिंपल से अंदाज में दिस इज द नॉर्थ पोल या नॉर्थ डायरेक्शन दे लो, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट एंड दिस इज द साउथ। मैंने कल बताया था आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस प्रकार से खड़े हो जाना है बोर्ड की ओर करके। आपका मस्तक जो होगा वो दिखलाएगा नॉर्थ डायरेक्शन को, दायां हाथ ईस्ट को, बायां हाथ वेस्ट को और आपका लेग जो होगा वह इसको दिखाएगा साउथ को। अब मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो अगर आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, सपोज मान लो कि एंगल थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है 45 डिग्री होता है, तो आप बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कर सकते हैं कि अगर वेक्टर ईस्ट से किस हो जा रहा है नॉर्थ की ओर जा रहा है तो आप लिख सकते हैं ईस्ट से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर। इसी को लिखने का एक सिंपल तरीका मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं अगर 45 डिग्री पर है तो, ठीक है। इसी को लिखने का तरीका ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक माना जा रहा है वो ये तरीका लिखा जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहीं पर मैंने दे दिया कि ये इसके साथ सपोज मान लो एंगल 30 डिग्री का बनाता है नॉर्थ के साथ, ये कोई वेक्टर बी वेक्टर है तो आपसे कहेगा कि बी वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, तो बी वेक्टर का आप डायरेक्शन दिखा सकते हो। नॉर्थ में किस हो रहा है वेस्ट की, आर किस हो रहा है वेस्ट की, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ क्या लिखेंगे नॉर्थ, कितने डिग्री पर लिखेंगे तो एट 30 डिग्री, ठीक है। बात समझ आ रहा है। नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ एट कितना डिग्री पर 30 डिग्री। इसी प्रकार से अगर सपोज मान लो आपको यहाँ से ऐसे देंगे और ये एंगल सपोज मान लो आपको 20 डिग्री, तो वेस्ट से किधर जा रहा है नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट एट कितना डिग्री। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी हैं और इस चीज को आप बारीकी से समझ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि बन भी जाएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा और मेरे द्वारा आपको जिस प्रकार से बताया गया, हम उम्मीद करते हैं कि कोई परेशानी इसमें नहीं आई होगी। अब आइए आज तक मेरा सबसे बड़ा दूसरा नंबर जो कॉन्सेप्ट जो आज हम देखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि वेक्टर अगर दिए जाते हैं तो उनके बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे। यानी सपोज मान लो आपके पास दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, ध्यान से ध्यान देना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, वेक्टर्स आर गिवन, यदि दो वेक्टर दे दिए जाते हैं आपको तो आपको उनके बीच का एंगल निकालना है या डायरेक्शन निकालना है। तो आप कैसे बताओगे डायरेक्शन ऑफ देन, उनके बीच का डायरेक्शन कैसे निकालोगे या डायरेक्शन ऑफ बिटवीन देम कर सकते हैं। डायरेक्शन बिटवीन देम कैसे निकालेंगे या फिर एंगल कैसे निकालेंगे, आप इसको एंगल भी बोल सकते हो। आप जिस रूप में समझिए, एंगल समझिए, डायरेक्शन समझिए, जिस रूप में आपको समझना है उस रूप में समझो, लेकिन डायरेक्शन का सीधा सा मतलब होता है डायरेक्शन निकालने के सबसे पहला नंबर एक आपको मान लो कि दिस इज द ए वेक्टर एंड सपोज मान लो दिस इज द बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल जब आपको मेजर करना है तो एक सिंपल सा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एडजॉइनिंग ऑफ वेक्टर, एडजॉइनिंग ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को जोड़ने की क्रिया। सबसे पहला तरीका होता है एडजॉइनिंग ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को जोड़ने की क्रिया। और वेक्टर्स को जोड़ने के लिए तरीका आपको लेना है हमेशा और हमेशा टेल टू टेल जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ना है तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल। अब देखो यहाँ पर दोनों टेल को हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए एक कंडीशंस
जो टेल टू टेल ही हमें एंगल लेना है, टेल टू टेल के बीच का एंगल लेना है, निकालना है, तो हम इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहला नंबर कॉन्सेप्ट किस पे लगाएंगे कि वेक्टर्स जो है वह पैरेलल शिफ्टिंग का अलॉटमेंट देता है, यानी हम बोलेंगे कि आप वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट किसको करना है, वेक्टर्स को करना है, ज्यादा कुछ दिमाग में लगाना नहीं है, यानी वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब पैरेलल शिफ्ट करने के लिए एक तरीका और भी हो सकता है कि लाइन ऑफ एक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है, जब अगर इन दोनों का टेल टू टेल जुड़ जाता है तो उनके बीच के एंगल को मेजर कर दीजिए। टेल प्लस टेल जब होता है तो एंगल को मेजर कर दीजिए, एंगल को मेजर कर दीजिए, टू मेजर एंगल, टू मेजर एंगल। आप एंगल को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, बाद में एंगल को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब देखो जो कॉन्सेप्ट आपका बना है टेल टू टेल के लिए, सबसे पहले नंबर एंगल जब भी निकालना है आपको दिमाग में लगाना है कि हमको टेल टू टेल ही जोड़ना है, टेल टू हेड नहीं, हेड टू टेल नहीं, हेड टू हेड नहीं, जब भी जोड़ना है तो टेल टू टेल जोड़ना है। अब देखो मैंने कहा कि ये मेरा पहला है, मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ भी ले सकता हूँ, इसको शिफ्ट करके यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं इसे पीछे की ओर भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ, ये देखो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑरिजिनेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा, इसको भी थोड़ा अगर आप चाहो तो पीछे भी। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल मेजरमेंट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यही आपका है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन दोनों के बीच। अब डायरेक्शन किसके अलोंग किसका है, तो ए के अलोंग बी का डायरेक्शन कहा जाएगा, ए के अलोंग किसका, बी का डायरेक्शन कहा जाएगा, यानी ए से बी, ए से किसका, बी का डायरेक्शन कहा जाएगा। तो यहां पर पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हम पहले एंगल निकालेंगे कैसे। तो एंगल निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस है एडजॉइनिंग ऑफ वेक्टर्स का, और एडजॉइनिंग ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला नंबर दिमाग में लगाना होता है कि हम लोग जब भी एंगल निकालेंगे तो टेल और टेल के बीच निकालेंगे, दो वेक्टर्स हैं उनके टेल और टेल के बीच निकालेंगे। अब उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं, और टेल प्लस टेल के बीच जो अब मिल जाता है जब एडजॉइन करते हैं मिल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बीच के एंगल को माप लीजिए, यही एंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, यही एंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स आपको काफी बारीकी से दिमाग में आ चुका है। बी नंबर कॉन्सेप्ट में ये याद रखते हैं कि एंगल ऑलवेज जो होगा वेक्टर का वो कहां से कहां होगा, तो 0 डिग्री से थीटा के बीच होगा, 0 डिग्री से थीटा, और थीटा से कितना 180 डिग्री। ये दूसरा कॉन्सेप्ट 0 डिग्री से थीटा और थीटा से 180। इसका कहने का मतलब है कि थीटा का मान जो है वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी मेरे द्वारा जो एंगल लिया जा रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो ऑलवेज याद रखना है कि थीटा का मान 180 से हमेशा क्या होना चाहिए, थीटा का मान 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब 0.1 डिग्री ले सकते हो, 0.2 डिग्री ले सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को चूज करना है। यानी एक सीधा सा बात कर ली तो स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। कौन एंगल लेना है, स्मॉलेस्ट एंगल चूज करना है। अब ये ऐसे तो कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं, चलिए हम एक एग्जांपल लेने का प्रयास करें। सपोज मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए और दूसरा कोई वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल मान लो आपके पास 100 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे। अब ये वेक्टर देख लो, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यहाँ अब पहले नंबर चूज करना है कि क्या टेल टू टेल जुड़ा है। आपके पास दिमाग में आएगा नहीं सर नहीं जुड़ा है, बिल्कुल टेल टू टेल जुड़ा है क्या, दिमाग में आना बात कि सर नहीं जुड़ा है। तो क्या करेंगे, टेल टू टेल जोड़ने का प्रयास करेंगे।
एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे। अब इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो मैंने कहा कि वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। सॉरी, टेल टू टेल जुड़ा है तो हाँ सॉरी, पहले का टेल और दूसरे का टेल, बोलने मिस्टेक हो, सॉरी। टेल टू टेल जुड़ा है, यस, टेल इसका भी, ए का भी है और बी का भी है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? तो 100 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जरा देखो, क्या इधर का कोण देखो कितने डिग्री का बन रहा है? तो टोटल कोण एक पॉइंट पर का कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और यहाँ कोण कितने का है? 100 डिग्री का। तो ये कोण कितने का मिल जाएगा? 260। एक पॉइंट पर का कोण ऑलवेज कितने का होता है? 360 का होता है। तो ये 100 डिग्री और ये 260। कौन सा एंगल मुझे चूज करना है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। कितना बराबर कितना डिग्री हो गया? तो 100 डिग्री। यही मेरा डायरेक्शन होगा। हमेशा स्मॉलर एंगल को चूज करना है। इससे कभी भी आप 180 डिग्री से बड़े एंगल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द ए वेक्टर डन है और मैंने यहां कर दिया कोई, दिस इज द बी वेक्टर। सपोज मान लो यहां पर का एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री। क्या अब इसको कैसे सेलेक्ट करो? तो दिमाग में तो बात आ रहा होगा कि सर इसको मिला देते हैं तो ये आपका बन जाएगा 240 डिग्री, सर 120 डिग्री होगा। दिमाग में सेट करो, कभी नहीं 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मेरा पहला वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है। मैंने क्या बोला है? टेल टू टेल दिया है। तो बोलो पहले वेक्टर का जो जैसे भी आप हेड रखते हो वेक्टर, इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको आगे बढ़े पैरेलल शिफ्टिंग करें। अब बोलो ये वेक्टर आपका चला गया, कौन वेक्टर? ए वेक्टर, जो पैरेलल शिफ्ट होकर के आगे बढ़ा। और ये बी वेक्टर किस पर आ गया? इसके पॉइंट डन है। अब देखो एंगल कितने का मिल रहा है? तो 120। पूरे लाइन पर एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। तो मतलब ये बचा हुआ कोण कितना हो गया? 120 से 180 घटा लो, ये पूरा एंगल 180 का, ये एंगल आपका 120 का, तो ये एंगल कितने डिग्री का? तो ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल लिया गया थीटा वो कितना डिग्री में? 60 डिग्री। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। सपोज मान लो दिस इज द ए वेक्टर और यहां से सपोज मान लो आया कोई और ये कोण मैंने कर दिया 110 डिग्री का। क्या इसमें थीटा का वैल्यू आप चूज करेंगे और कितना होगा? तो देखिए एक कंडीशन तो आप सीधे सी बात ये दिमाग में लगाओ कि सर ये 250 का होगा, तो क्या ये 110 का हो गया? इससे तो एक कम एंगल जरूर है, बट नहीं, आपको ये चूज नहीं करना है, आपको पैरेलल शिफ्ट करना है। ये बी वेक्टर था, आप बी वेक्टर को आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिए। एक लाइन पर का एंगल पूरे कितने का होता है? 180 का, जिसमें ये 110 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। दैट यहां जो आप थीटा चूज करोगे वो कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। यानी ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री मानना होगा? 70 डिग्री मानना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि एंगल लेना अब आप सीख गए होंगे काफी बारीकी से, ठीक है? और कमेंट जरूर कीजिएगा आपने सीखा या नहीं सीखा। अगर नहीं सीखे तो कमेंट करके बताओगे। एक आध और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं वो जरूर बताऊंगा, ठीक है? आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि स्मॉलर एंगल ही चूज करना है, और वो स्मॉलर एंगल कितने डिग्री का हो गया? 70 डिग्री का हो गया। कैसे चूज करना है? तो टेल टू टेल चूज करना है। एंगल कहां से कहां के बीच लेना है? तो 0 डिग्री से 180 के बीच में लेना है। इससे 180 से बड़ा एंगल लेना है और 0 से छोटा, 0 से छोटा माइनस में चला जाएगा, फिर वो चूज भी नहीं करना। बात समझ आ रहा है? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। अब अगर इतनी चीजें आप जानते हो तो आराम से आप एंगल चूज कर सकते हैं। एडजॉइनिंग ऑफ वेक्टर का ये रूल समझ में आया, जो होना टेल है एंगल को क्या करने के लिए? चलिए यहां के बाद अब हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे एक और भी टॉपिक पर, और वो टॉपिक मेरा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है? तो आइए, कई प्रकार का वेक्टर हो सकता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अगर मेन रूप से देखा जाए तो सिंगल वेक्टर के लिए अगर बात करें तो एक दो, बट हम लोग सिंगल वेक्टर पर के साथ साथ डबल वेक्टर, ट्रिपल वेक्टर पर भी बातें छेड़ लेते हैं। तो यहां पर आप कर सकते हो टाइप्स ऑफ वेक्टर
मेरा ये टॉपिक बनेगा, टाइप्स ऑफ क्या बनेगा, वेक्टर। और टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग बात करें तो अगर मैं शुरुआत करता हूं तो शुरुआत ही होता है कौन वेक्टर से, नल वेक्टर से। यहां नल वर्ड का मतलब क्या होता है, याद रखोगे, नल वर्ड का मतलब होता है, नल वर्ड का मतलब होता है जीरो, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वह वेक्टर कौन वेक्टर कहलाता है, नल वेक्टर। अब वेक्टर है तो एक वर्ड और भी दिमाग में आता है, क्या सर इसका डायरेक्शन क्या हो, दिमाग में ये बात आता है, इसका डायरेक्शन क्या हो। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका डायरेक्शन जो होगा आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोला जाता है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जो कोई भी डायरेक्शन दे, यानी टेकन एनी डायरेक्शन, जो कोई भी डायरेक्शन दे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी बोलते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, ये सब हो सकता है, तो बड़ी चीज नहीं है। यानी आर्बिट्ररी का मतलब क्या होगा, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन को आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये वेक्टर जो है ये कैसा है, तो अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी और क्या वाला, डायरेक्शन। बात समझ में आया होगा। दिस इज द कौन वेक्टर, नल वेक्टर का है, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या हो जाए, परिमाण हो सकता है, परिमाण, मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है, परिमाण, जिसका परिमाण शून्य होता है। और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आर्बिट्ररी कोई भी, यहाँ पर वर्ड को नोट कर, कोई भी डायरेक्शन जो दे सकता है, तो वह वेक्टर क्या कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है। अब दिमाग में सबसे पहला बात आता है कि इसकी जरूरत क्या है, नीड ऑफ वेक्टर्स की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है, नीड ऑफ वेक्टर्स की क्या जरूरत है। तो याद रखना, नीड ऑफ वेक्टर्स में जरूरत, एक बात को याद रखोगे, दिमाग में सेट रखोगे कि नीड ऑफ वेक्टर्स में, अच्छा नीड ऑफ वेक्टर्स में कौन वेक्टर की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, कौन वेक्टर की बात कर मैं कर रहा हूँ, नल वेक्टर। क्यों नल वेक्टर की रिक्वायरमेंट, नल वेक्टर क्यों जरूरी हुआ। तो सबसे पहले नंबर देखो, अगर मैं कहूं ए वेक्टर और माइनस में कर दूं ए वेक्टर, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए वेक्टर से वेक्टर को घटाओ। दिमाग में सबसे पहला बात आता है जी, अब बोलो जीरो तो एक डिजिट है, ये तो एक डिजिट है, या इंटीजर कर सकते हो, क्या यह वेक्टर है। अब आपके पास दिमाग में ये बात होना चाहिए, क्या यह वेक्टर है, आपका जवाब होगा नहीं। अब तुम खुद बोलो, अगर एक वेक्टर से वेक्टर को घटाओगे तो क्या स्केलर मिलेगा, उसे भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। अब वेक्टर होने के लिए हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे कि कोई ना कोई वेक्टर की ही हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इस वेक्टर का नाम पड़ गया कौन वेक्टर, अब हम उम्मीद करते हैं कि बातें आपके दिमाग में आई होगी कि क्यों रिक्वायरमेंट हुई। तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर कौन वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर, या फिर कौन वेक्टर आएगा, नल वेक्टर। डन है, पहले रिक्वायरमेंट समझ में क्यों जरूरत है, तो पहला नंबर टर्म्स ये रिक्वायरमेंट होगी। दूसरे नंबर टर्म की अगर मैं बात करूं तो दूसरा नंबर टर्म में आप बात कर सकते हो कि कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़े होंगे तो एक जरूरत पड़ेगी आपको क्रॉस प्रोडक्ट में। कौन प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा समझ में आ रही कि क्यों जरूरत पड़ती है। सपोज मान लो मैंने कहा कि ए वेक्टर और क्रॉस में करूं जीरो, तो रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा, बट यहां पर साइन क्या चलता है, क्रॉस का। और जब क्रॉस की बात आती है तो ऐसे कंडीशंस में क्या यहां पर ये लिखना सही होगा, अगर मैं यही बात करूं कि ए वेक्टर और क्रॉस में कर दूं ए वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर, खुद से जो प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप पढ़ोगे जाके आगे ए बी, यानी मैं यहां पर लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट होता है ए बी साइन थीटा। थोड़ी सी बातें अभी आपके समझ से बाहर होगी, बाउंस करेगी, लेकिन फिर मैं फिर भी पूरे प्रयास करूंगा कि आपको मैं समझा दूं। और थीटा क्या होता है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड कौन वेक्टर है बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच क्या है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखो तो ए इंटू साइन और ए के बीच का कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री कौन का। अब यहां पर रिजल्ट जो आएगा 0 इंटू कौन का 8। अगर मैं इसको केवल 0 लिख दूं तो तरीका गलत, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा 0। तो हम उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी कि क्यों रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट समझ में आया, क्यों नीड पड़ा नल वेक्टर का। तो नल वेक्टर के नीड का मेन इंपॉर्टेंट, एक जगह पर सेम वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपका रिजल्ट नल वेक्टर के रूप में ऑब्टेंड होगा, यानी वेक्टर ही ऑब्टेंड होगा। और दूसरा, जब दो वेक्टर सेल्फ वेक्टर को आप क्या करते हैं प्रोडक्ट में लाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वहां पर भी रिजल्ट क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा। तो इन सारे रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारी एक आवश्यकता होगी नल वेक्टर को बनाने की। हम डायरेक्ट वे में नहीं लिख सकते हैं a माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये लिखने पर पूरी सिस्टम गलत हो जाएगी, पूरे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो हम इसको करेक्ट करके इस रूप में लिखते हैं और इसी के लिए हमें रिक्वायर्ड हुई कौन वेक्टर की 0। बात समझ में आए, बात समझ में आए, कोई दिक्कत है यहां तक। तो नल वेक्टर के बारे में आज हम लोगों ने क्लियरली समझा। अब अगले क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर पर एक एक करके मेरा चर्चा चल रहा है। अगले क्लास में मैं बात करूंगा किसका, तो यूनिट वेक्टर के बारे में चर्चा होगी। इसके बारे में भी काफी डिटेल से मैं क्लास लूंगा और भी अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसे कंकरेंट वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, उसके बाद पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। इन सारी बिंदुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे करके चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए